एक चीज़ मैं बता दूं कि शुरू से ही मैं पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। फिर 11-12 में डिस्ट्रिक्ट में मेरी 4th रैंक आई थी, साइंस से मैं था, क्योंकि मैं एक बहुत ही जो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर मतलब सोचिए कि दूसरे स्टेट्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाकर वो काम भी करते थे, जैसे आसाम, गुवाहाटी वगैरह में। मेरे घर में मेरे फादर हैं, मदर हैं। मेरे फादर 10th तक पढ़े थे, मेरे मदर 5th तक पढ़ी हैं। मैं गांव का पहला ऐसा लड़का था जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से या फिर बनारस, पटना जैसे शहरों में आके पढ़ा। तो सर बिहार एजुकेशन सर्विस ही क्यों, मतलब डीएसपी का ही पोस्ट था, सब रजिस्ट्रार का ही पोस्ट था जो कि अच्छे अच्छे रैंक वाले लिए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मेरा हिंदी मीडियम रहता था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं उनका नाम है आकाश कुमार। सर की सिलेक्शन 68 बीपीएससी में 9 रैंक के साथ बिहार एजुकेशन सर्विस में हुआ है। तो आज सर से बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्टडी और बुक लिस्ट, और सर का सेकेंड वीडियो में हम इनका नोट्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और अगर किन्हीं स्टूडेंट का कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सर से भी कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे, सर से आंसर लेके हम आपको दिया करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं सर की स्ट्रेटजी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपने बारे में बताइए, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड और रहने वाले कहाँ का हैं। मैं बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले का निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन 10वीं तक गांव के ही सरकारी स्कूलों से हुई है। बिहार बोर्ड का से मैंने अपनी 10वां किया था। उसके बाद 11-12 में एमएस कॉलेज मोतिहारी से किया था और ग्रेजुएशन 2018 से 21 बैच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था। एक चीज़ मैं बता दूं कि शुरू से ही मैं पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी रहा हूं और 10th क्लास में मैं अपना हाई स्कूल टॉपर था। फिर 11-12 में डिस्ट्रिक्ट में मेरी 4th रैंक आई थी, साइंस से मैं था। और ग्रेजुएशन के इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मैं 2018 में जो ईवीटी होता था बीएचयू में एडमिशन के लिए, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। ओके सर। तो सर आपका जब रिजल्ट आया और अपना रैंक 9 देखे तो उस समय आपका फीलिंग्स कैसा था और घर वालों का माहौल क्या था सर? देखिए, रिजल्ट आने के पहले तो बस मन में यही रहता है कि कहीं भी पीडीएफ में नाम बस दिख जाए। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड एकदम से होता है कि आप 9th रैंक मिले और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आपको मिल जाए, मतलब उस खुशी को अभी बयान नहीं किया जा सकता है। और घर पर भी मैंने, जैसे मुझे लगा तो मैं और मेरे भाई यहीं थे, तो हमने घर पर फ़ोन किया और सबको बताया। फिर सब बहुत ज़्यादा खुशी हुए, क्योंकि ये वर्षों की मेहनत होती है। रिजल्ट तो जी एक दिन बिल्कुल। में आता है, लेकिन 6-7 साल से हम 10th के बाद से ही बाहर रह रहे हैं, तो उसका जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी। और सर ये बीपीएससी का या सिविल सर्विसेज का आपका ऐसा लाइफ में क्या मोमेंट आया कि आप इसके तरफ इसकी तैयारी करने का सोचें? 12 करने के बाद, 12 जी मैंने जैसा साइंस से किया था, तो मेरे फादर का स्पेशली ये कहना था कि एक बड़े ऑफिसर मतलब अपने बच्चे को बनाना है। तो उसके बाद से मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की। मैंने साइंस से आर्ट्स विषय से मैं ग्रेजुएशन किया बनारस से, और वहीं से 12 के बाद से ही मेरा कहीं ना कहीं था कि मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दूंगा। और ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी बेसिक से पढ़ाई करी थी, तो बेसिकली वहीं से मेरा सोच था। और सर मोटिवेशन का बात किया जाए, क्योंकि ये सब तैयारी में सिविल सर्विसेज में मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपका मोटिवेशन क्या था सर? देखिए, मेरा मोटिवेशन मेरी मैं कहूँ तो मेरे घर की परिस्थितियाँ थी, क्योंकि मैं एक बहुत ही जो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे फादर मतलब सोचिए कि दूसरे स्टेट्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाकर वो काम भी करते थे, जैसे आसाम, गुवाहाटी वगैरह में। तो कहीं ना कहीं जब आप घर की परिस्थितियों को देखते हैं तो आप खुद पर ये विचार करते हैं कि हमें इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, हमें एक बेटर बनना है। तो वो मुझे हमेशा एक अपने लक्ष्य से बांध कर रखा और हमेशा मोटिवेशन का काम किया। मेरे घर में मेरे फादर हैं, मदर हैं। मेरे फादर 10th तक पढ़े थे, मेरे मदर 5th तक पढ़ी हैं, और हम लोग 4 भाई हैं। और जी उनमें सबसे मैं बड़ा हूँ। और मैं ये ग्रेजुएशन तक मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी। उसके पहले जैसे मेरे दादा दादी भी हैं, लेकिन वो इलिटरेट हैं बेसिकली। तो मेरे घर में एजुकेशन का ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरे गांव में भी एजुकेशन का कोई खास बैकग्राउंड नहीं। मैं गांव का पहला ऐसा लड़का था जो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से या फिर बनारस, पटना जैसे शहरों में आके पढ़ा। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, फैमिली के लेवल पर भी और गांव में भी ये चेंज देखने को मिला है। तो ये मेरी बैकग्राउंड है।
ओके सर। तो सर जैसा कि आप बताए कि फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपकी बिहार एजुकेशन सर्विस था, तो सर बिहार एजुकेशन सर्विस ही क्यों? मतलब डीएसपी का ही पोस्ट था, सब रजिस्ट्रार का ही पोस्ट था जो कि अच्छे अच्छे रैंक वाले लिए हैं, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इसके बारे में थोड़ा सर थोड़ा बताइए। देखिए डीएसपी के लिए मैं एलिजिबल नहीं था फिजिकली, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार या फिर अस्टैक, मतलब जी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ये भी बढ़िया पोस्ट है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना था कि मैं अगर सर्विस में जा रहा हूँ तो कुछ पब्लिक सर्विस करूँ, मैं मुझसे मेरी जो भी एजुकेशन हुई है तो मैं लोगों को कुछ बेनिफिट कर पाऊँ। और मुझे इन तीनों ऑप्शंस में मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मेरे लिए बेहतर लगा। मुझे लगा कि मैं एक जॉब सेटिस्फैक्शन है इसमें, और लेवल तीनों का सेम ही है, लेवल 9 है, तो इसलिए मैंने इसको बिहार एजुकेशन सर्विस को ज़्यादा प्रेफर किया। और सर आप मीडियम क्या था सर, इंग्लिश था या हिंदी था? देखिए मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मेरा हिंदी मीडियम रहता था। जी मैंने जो ग्रेजुएशन में जो 2 सेमेस्टर थे फर्स्ट ईयर वाले, उनको हिंदी में ही लिखा था और हिंदी किताबें भी मैं रेफ़र करता था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश में चेंज होना है, क्योंकि मैं बहुत सारा जो सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं उनको इंग्लिश में मैं पढ़ा करता था। मुझे लगा इसे चेंज करना चाहिए, और मैं फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश में पढ़ा। और थोड़ी सी शुरू में दिक्कतें हुई, लेकिन मैं अभी कम्प्लीटली उसमें कंफर्टेबल हो गया, और मेरा मीडियम भी इंग्लिश हो गया, जिससे मैं बीपीएससी भी इंग्लिश में लिखा था। जी। कई लोगों का ऐसा मानना है सर जो हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले हैं कि बीपीएससी या सिविल सर्विसेज हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा बायस होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए कुछ चीज़ें तो जैसे ये कहा जाता है कि इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आप लाइन नहीं खींचना होता है हिंदी के तुलना में। तो वो चीज़ें मेरा मानना है कि थोड़ा सा बहुत एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कम्प्लीटली कहना कि हिंदी में मतलब एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ये सही नहीं है। इवन मेरे एक सीनियर थे जो हिंदी मीडियम के थे, और उन्होंने मुझे थ्रू आउट प्रिपरेशन में गाइड किया, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। वो हिंदी मीडियम, उनका भी सिलेक्शन हुआ है इस बार। तो ऐसे नहीं है, मतलब जो हिंदी वाले हैं उनका पर्याप्त सिलेक्शन हो रहा है। 67 में तो बहुत ज़्यादा ही हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा है कि अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, जिस मीडियम में आपकी पकड़ है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप मेरा स्पेशल केस ये था कि मैं कुछ बुक्स वो इंग्लिश में पढ़ा था, सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे मैंने कहा, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया। लेकिन मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप भी ये करने जाएं, क्योंकि एक नए डोमेन में एकदम से जाना आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग या फिर लैंग्वेज पर पकड़ आपकी कमज़ोर हो सकती है। तो आपका पर्सनल ये चॉइस हो सकता है। ऐसे हिंदी मीडियम में कोई बहुत इशू तो नहीं है। जी बिल्कुल। अब सर बात किया जाए स्ट्रेटजी पे, तो आपका प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी था सर? आपका करेंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी था? और फिर जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप कौन कौन सा रिसोर्सेज कलेक्ट किए सर? और देखिए 68th बीपीएससी के बाद से बीपीएससी का पीटी का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल गया है। अभी एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें 4-4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, फिर ऑप्शन रहते हैं कि 1 2 2 3 इस तरह से। जी और यूपीएससी की तरफ शिफ्ट देखने को मिला है, क्वेश्चन की डेप्थ ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें मैं पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था 2021 के बाद से। मैंने 2022 में यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया था, जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। जी लेकिन बीपीएससी में मुझे उसका एडवांटेज मिला, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव मैंने रीड किया था। तो अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी के बीपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपको अब कम्प्रिहेंसिव पढ़ना है। अब सिर्फ लुसेंट और घटना चक्र ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जो होता है उसको लगाने से आपका पीटी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अब स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए एम लक्ष्मीकांत, ये सब आपको पढ़ने होंगे। और साथ ही मॉक टेस्ट का भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो अभी मेरा ये सुझाव है कि आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें, उसमें अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को और ज़्यादा इन्हेंस करें। आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, हालांकि उसका स्टैंडर्ड मतलब बहुत अधिक होता है, बीपीएससी में उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन टेक्निक के पर्सपेक्टिव से उसके जैसे हिस्ट्री के, जियोग्राफी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल मेरा स्ट्रेटजी है। और सर अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी काम आएंगे या फिर उनको इग्नोर किया जाए? देखिए बेसिक्स को ठीक करने के लिए जैसे 68 के पहले के जो पीवाईक्यू हैं, वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल, इसको बेसिक्स को ठीक करने के लिए अभी भी रेलिवेंट है। आप हमको उसको एकदम से इग्नोर नहीं करना है। लेकिन हाँ 68 और 69 के पीटी आपके लिए ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न एकदम नया है, क्वेश्चन एकदम नए हैं। तो आप 70 बीपीएससी का अगर पीटी देना चाहते हैं, 71 का देना चाहते हैं, तो आप ज़्यादातर
अपना जो स्टडी का पैटर्न है वो 68 और 69 के रखें, लेकिन आप उसके पीछे के बीपीएससी को इग्नोर एकदम से ना करें, उसको भी ज़रूर देखते रहें। और सर बिहार स्पेशल के लिए आप आपका क्या रिसोर्सेज था? बिहार स्पेशल के लिए मैंने केबीसी नैनो की बुक मैंने रेफ़र किया था। आप क्राउन के बाद आता है, ड्यूटेरिया की भी आती है, तो आप कोई भी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप आराम से ले सकते हैं, और उसको मैंने बहुत ज़्यादा थॉरोली रीड किया था। बिहार स्पेशल में खासकर हिस्ट्री और जियोग्राफी के सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था, और वो इनफ होते हैं, मतलब एक कोई बुक आप ले लीजिए वो इनफ हो जाता है। करंट अफेयर में मैं डेली करंट अफेयर फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं मतलब जो 1 आवर के यूट्यूब पे डिस्कशन होते हैं, मैं न्यूज़पेपर रीड करता था, द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने रेगुलरली पढ़ा हुआ था। जी। और बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जब बीपीएससी के प्रीलिम्स 3 महीने होते थे, तो मैं मार्केट से कोई भी एक ईयरली जो मैगज़ीन होते हैं उनको मैं परचेज़ करता था और उसको बहुत अच्छे से रीड करता था। उसमें खासकर जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर होते हैं वो बीपीएससी के पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बिहार के लिए भी बिहार स्पेशल ईयरली मैगज़ीन आते हैं, एडिटोरिया के भी आते हैं और भी दूसरे जैसे एसपीडी के भी आते हैं, तो मैंने भी सेम उसके लिए भी ईयरली मैगज़ीन खरीदे, उसको भी बहुत अच्छे से रीड किया। और सर अब बात किया जाए मेंस का, तो मेंस का आप कितना आंसर राइटिंग करते थे, और आप वैल्यूएशन करवाना होता होगा, आप किन से वैल्यूएशन करवाते थे? और सर अभी टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान हो गया है, क्योंकि पहले 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और अब 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मैं अब बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो मैं और एक मेरे दोस्त, दोनों हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे बनारस में, तो हम रेगुलरली बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखे थे, लेकिन बीपीएससी मेंस के 1 मंथ पहले हमने रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। एकदम मैं रिगरस शब्द का यूज़ करूँगा, क्योंकि हम लोग डेली 2 घंटे मतलब 5 उसमें लॉन्ग आंसर डेली 2 घंटे लिखते थे, और बाद में हमने 3 घंटे लिखना स्टार्ट कर दिया था। एकदम टाइम लिमिट में क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट करते थे। इससे क्या हुआ कि मुझे कई बार नए क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमको लिखना पड़ता था, तो उसी समय हम कैसे उसको टैकल करें, हमको देखने नहीं जाना है, हमको सोच समझ के पूरा पढ़ के, बेसिकली आंसर राइटिंग में लोग करते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग का उस तरह से स्ट्रेटजी नहीं था। हम ऑन द मोमेंट पर जो हमको अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन भी आ गया तो हमको उसी समय टैकल करना है। तो थोड़ा सा जैसे अभी जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, शॉर्ट आंसर में नए क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो उनको टैकल करने में का स्किल हमारा पहले से ही डेवलप हो गया, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में लिख रहे थे, और एक लिखने का स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, क्योंकि 1 मंथ तक पूरा लगातार लिखे थे। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी रही थी। इवेलुएशन हम लोग जैसे टॉपर्स की, यूपीएससी टॉपर्स की भी और बीपीएससी टॉपर्स के भी आंसर कॉपीज अवेलेबल थे, तो हम उसको एनालाइज करते थे और देखते थे कि उन्होंने कैसा आंसर लिखा है, और उसी के कंपेरिजन में हम अपना आंसर देखते थे। हमने अच्छा कंक्लूजन लिखा कि नहीं, हमने इंट्रोडक्शन में फैक्ट यूज़ किए कि नहीं, हमने डायग्राम यूज़ किया कि नहीं, तो हम एक दूसरे का स्वयं इवैल्यूएशन करते थे। हमने किसी कोचिंग से ऐसे इवैल्यूएशन नहीं कराया था। तो ये मेरी आंसर राइटिंग रही थी। अगर बीपीएससी मेंस में खासकर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसा 68 के बाद से अब 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और उसमें 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अधिकांश बच्चों के आजकल पेपर ही कंप्लीट नहीं होते हैं। 68 में भी और 69 में भी मेरे साथ जो बच्चे दे रहे थे, मेरा भी 68 में GS2 में एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन छोटा हुआ था। तो अभी के लिए स्ट्रेटजी यही है कि पहले आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप पहले लॉन्ग आंसर, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनका आंसर करें 5 पेज के आसपास में। उसमें एक पेज थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो आप पूरा पेज कवर करने की कोशिश ना करें। ये ना सोचिए कि हमको अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पेपर भी कंप्लीट करना है। तो आप 5 पेज के आसपास लॉन्ग आंसर्स को लिखें। उसके बाद आप शॉर्ट्स की तरफ बढ़ें। शॉर्ट आंसर में चूँकि टाइम की कमी रहती है, तो आप कंक्लूजन को स्किप कर सकते हैं। 2 पेज दिया गया रहता है शॉर्ट्स के लिए, तो लेकिन आप हम रेकमेंड करेंगे कि किसी किसी क्वेश्चन में आप 2 पेज यूज़ कीजिए, लेकिन बाकी में 1.5 पेज, किसी में 1 पेज भी चलेगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप ये ज़रूर एश्योर करें कि हमको, आप किसी क्वेश्चन को आप बहुत बेस्ट लिखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। इससे अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चन को एवरेज लिखें, लेकिन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन शॉर्ट में छूट गया तो उसके लिए कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि पूरा ही लिखें। और सर मेंस में कैसा आंसर राइटिंग होना चाहिए ताकि और लोगों के आंसर राइटिंग से थोड़ा सा अलग हो और नंबर ज़्यादा मिले? देखिए, बीपीएससी में आप इस बार का 69th मेंस का पेपर देखेंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे खासकर लॉन्ग वाले में, वो सब सारे एस्पिरेंट्स को ही आते होंगे, वो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड
थीम था उनका। जी। तो जितने आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आपका पेपर कैसा गया, सब कहेंगे अच्छा गया। लेकिन फिर मतलब सोच में आदमी पड़ जाता है कि फिर रिजल्ट किसका होता है जब सब अच्छा ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो डिफरेंस आता है लिखने में। आपको मान लीजिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म पॉलिटी का GS2 का एक टॉपिक हो गया, उस पर कोई क्वेश्चन है, या फिर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के ऊपर है, तो सारे स्टूडेंट्स हैं लगभग 80% तैयार करके आए रहते हैं। PYQ बेस्ट क्वेश्चन है वो, तो सब लिख के आते हैं। डिफरेंस यहाँ आता है कि आप अपना जो आंसर लिख रहे हैं उसमें आपका इंट्रोडक्शन कितना बेस्ट है। देखिए कंपेरेटिव है, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आप दूसरों से कितना बेटर लिखते हैं उसके हिसाब से मिलेंगे। तो कंपेरेटिव में हम जब जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में यही चल रहा था कि उसने अगर 5 आंसर कॉपीज़ देखे हैं तो उसमें जो सबसे उसको अच्छा लगेगा उसको ज़्यादा मार्क्स देगा, उससे जो खराब होगा उसको 2-3 मार्क्स कम दे देगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है। तो आपको यही देखना है कि आप इंट्रोडक्शन कितना अच्छा लिख रहे हैं। आप जनरल पॉइंट्स ना लिखें, आप कोशिश करें कि उसको फैक्ट्स डालें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल डालें। आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होकर लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। ओके सर। और सर एसे का भी कैसे किया जाए, क्योंकि एसे बिल्कुल नया है। हाँ, एसे के लिए जैसे सबको पता है कि एसे में 3 तरह के मतलब इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो आप विजन IAS, फोरम IAS ब्लॉग, इस सब पे टॉपर्स के ऐसे को आंसर कॉपीज़ अवेलेबल हैं। तो आप एस्पिरेंट्स जो इस बार 17 देने वाले हैं वो जाइए, वहाँ से आप लगभग 20 के आसपास टॉपर्स के ऐसे कॉपीज़ को आप डाउनलोड कीजिए, उसको बहुत अच्छे से रीड कीजिए। आप देखिए कि उन्होंने इंट्रोडक्शन किसी टॉपिक पर जो जिस पे ऐसे लिख रहे हैं उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, उन्होंने बॉडी में कैसे कैसे पॉइंट्स, पैराग्राफ कैसे चेंज कर रहे हैं, कंक्लूजन में उन्होंने कैसे पॉइंट्स डाले हैं। तो आप उनसे रीड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से एक्सपीरियंस होगा। साथ में आप एक कॉपी रखिए जिसमें से उनमें जो अच्छे एनेक्डोट्स मिल रहे हैं, अच्छे कोट्स मिल रहे हैं, उनको नोट भी करते जाइए। कुछ कीवर्ड्स हो जाते हैं, कुछ बड़े अच्छे सेंटेंसेज होते हैं, रेटोरिक्स जिसको ऐसे में जिसका बहुत रोल होता है, तो आप ऐसे नोट कीजिए। दूसरा कि आप चाहें तो क्लासेस भी कर सकते हैं किसी टीचर से। यूट्यूब पे भी फ्री ऐसे के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप बेसिक अपना अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि आप ऐसे को कैसे टैकल करना, क्या स्ट्रेटजी रहती है। और सोर्सेज के बारे में और कहें तो आप अगर द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलते हैं ऐसे के लिए। आप हिंदी मीडियम में जनसत्ता और दैनिक जागरण के एडिटोरियल खासकर बहुत ज़्यादा ऐसे के कंटेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे के बॉडी में आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को आप डालें, इससे आपके थॉट प्रोसेस में गंभीरता दिखती है एग्जामिनर को, आपको लगता है कि आपके विचार बहुत ज़्यादा सॉलिड थॉट्स हैं आपके। और दूसरा, कोट्स का भी आप अधिक से अधिक यूज़ करें। जैसे कंक्लूजन में मैं यूनिवर्सल कोट्स मैंने लगभग 2 पेज में तैयार किए हुए थे। तो मैं यूनिवर्सल कोट्स को जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी का मैंने एक कोट याद किया था कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू एंड व्हाट वी कैन डू वुड सफाइस टू सॉल्व द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लम। अर्थात हम जो कर रहे हैं और हम जो कर सकते हैं इसके बीच का अंतर दुनिया के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पर्याप्त है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, कि वर्तमान में हम जो कर रहे हैं और हम जो कर सकते हैं अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करें तो वुमेन एम्पावरमेंट आसान हो सकता है। पॉवर्टी एडिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सल कोट्स आप 1-2 पेज में तैयार कर लीजिए, जिसको आप कंक्लूजन में डालेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो सर आपका इंटरव्यू का स्ट्रेटजी क्या था सर? अब ऑप्शनल का योगदान उधर से हट के अब इधर ज़्यादा शिफ्ट कर गया है, क्योंकि अब ऑप्शनल से इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आप इसका तैयारी कैसे किए सर? देखिए इंटरव्यू में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी था, और इसलिए इंटरव्यू फेज़ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ जाती है। मेंस में हालांकि अभी क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन मानकर चलिए कि 60 से 70% जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ आपके ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही होते हैं। इसलिए इंटरव्यू में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मुझसे मैक्सिमम ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, और इसके साथ साथ अदर टाइप ऑफ सेगमेंट, जैसे आपका हॉबी क्या है या फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और करंट में जो इशू चल रहे हैं, तो ये 4-5 जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, तो ये मुख्य टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ में मैं एक समर्थ ग्रुप है जो 67th के बैच के ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाता है। जी बिल्कुल। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ वो लोग ऑनलाइन मॉक कंडक्ट कराते थे, या फिर वो अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे, उन्होंने खुद वो सिलेक्टेड हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी। मैंने कोचिंग में भी मॉक दिए थे, 2-3 मॉक्स दिए थे, तो वहाँ भी है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग के मॉक्स में आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन मेन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता।
मेन इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं और कहीं से भी थोड़ा भी झिझक या डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और सर आप कहीं कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी से ही पूरा तैयारी की? मेरा ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है, मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स रहा, पॉलिटी हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी थी, इसलिए मुझे जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तो मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने अपना पूरा स्टडी सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही किया था। मैंने जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको रेफ़र किया था, बट हाँ कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए जैसे पीटी के टाइम में, मेंस के टाइम में टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ किए थे। बस टेस्ट सीरीज़ ही, मैंने कहीं भी क्लासरूम ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं लिए थे। तो सर अभी के टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को, तो सर आप इसको कैसे यूज़ करते थे और कितना यूज़ करते थे? सोशल मीडिया में मुझे फेसबुक, इंस्टा चलाने की मतलब मैं नहीं यूज़ करता था, ना के बराबर यूज़ करता था। यूट्यूब मेरा एक डिस्ट्रैक्शन का रीज़न था, थोड़ा-सा यूट्यूब वीडियो मैं देखा करता था। लेकिन जब भी प्रीलिम्स होते थे, जैसे 2 महीना प्रीलिम्स बचा हुआ है, मेंस 2 महीना 3 महीने मेंस बाद है, तो उसमें मैं बहुत स्ट्रिक्टली फ़ोन को ऑफ रखता था। सिर्फ़ रात में जैसे 8 बजे रात को मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर जो भी कॉल्स आए हुए हैं उनको रिप्लाई किया, घर पे बात कर लिया, फिर 9 बजे ऑफ कर दिया। तो स्ट्रिक्टली मैं फ़ोन को अपना रेगुलेट करता था एग्ज़ाम के टाइम में। हालाँकि अभी आपका फ़ोन एक यूज़फुल टूल भी है जिसमें आपको जैसे नोट्स बनाना है ऑनलाइन, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो उसमें यूज़फुल होता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास लैपटॉप थी, तो जिसका मैं यूज़ करता था। बेसिकली मैंने इसको बहुत हद तक डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश की। ओके सर। और सर अभी न्यू एस्पिरेंट्स को जो 70 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहिएगा? नए एस्पिरेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीपीएससी के सिलेबस को बार-बार रीड करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, और उसी पर स्टिक रहें। अब 68 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुए हैं, तो उसमें कंप्रिहेंसिव पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। इसलिए आप स्टैंडर्ड बुक्स जैसे एनसीईआरटी और दूसरे जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब आप रेफ़र करें। और देखिए एग्ज़ाम ये बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल भी है। लेकिन अपना एक पेशेंस बनाए रखें, मोटिवेशन बनाए रखें, दोस्तों से, फैमिली से हमेशा रेगुलर बात करते रहें और आप डेडिकेशन रखे रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति। अब अगर आप मोटिवेटेड हैं, उस पे फ़ोकस्ड हैं, तो आपका ज़रूर रिज़ल्ट होगा। बहुत-बहुत मैं शुभकामना भी देना चाहता हूँ जो भी एस्पिरेंट्स फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 17th या 71st में शामिल होना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये वीडियो हम यहीं पर लास्ट करते हैं। आई होप दोस्तों कि आप सबको सर की जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।